वेलकम टू NGCon ऑनलाइन अकेडमी। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद चैप्टर नंबर 1 ऑफ फर्स्ट ईयर NMD CAT कोर्स, दैट इज़ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। सो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और स्टेक्योमेट्री को कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट concept that we are going to cover in fundamental concepts is the concept of atom. Now the word atom has been derived from a Greek word called atomos. Now this word atomos means indivisible, यानी वो चीज़ जो डिवाइड ना हो सके। नाउ टॉकिंग अबाउट ओल्ड टाइम्स, तो ओल्ड टाइम्स में हमारे पास जो साइंस का स्कोप था वो ये था कि हमारे पास उस ज़माने में साइंटिस्ट नहीं बल्कि फ़िलासफ़र्स हुआ करते थे। फ़िलासफ़र्स क्या किया करते थे, अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें थीं उनको ऑब्ज़र्व करते थे और उस ऑब्ज़र्वेशन का कोई ना कोई इन्फ्रेंस या रिज़ल्ट निकालते थे। सो इसी तरह हमारे पास एक डेमोक्रिटस नाम का फ़िलासफ़र था जो कि ग्रीस से ताल्लुक़ रखता था। डेमोक्रिटस ने अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को जब ऑब्ज़र्व किया तो ही फाउंड आउट कि हमारे पास जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं वो ऐसे ही नहीं बनी, बल्कि दे आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर एंड स्मॉलर यूनिट्स। अगर हम किसी भी बड़ी चीज़ को उठा के ब्रेक करें तो आखिर में हमें एक ऐसी चीज़ मिलेगी जो कि मज़ीद ब्रेक नहीं हो सकेगी, जो कि इनडिविजिबल होगी। सो ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को उसने नाम दिया एटम। So according to the concept of Democritus, atom is the smallest particle of matter. Now for a long period of time यही concept चलता रहा atom के बारे में। फिर हमारे पास डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी डेवलप की। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में क्या चीज़ थी? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके अपने अपने एटम्स हैं। सो एवरी एलिमेंट हैज़ इट्स ओन एटम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन के अपने एटम्स होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। जबकि अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के अपने एटम हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में ये इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स था कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं और हर एलिमेंट को मिलियन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स जो हैं वो कंपोज करके फॉर्म करते हैं। देन एज द टाइम पास्ट हमारे पास एटम की ये डेफिनेशन तो चलती रही, लेकिन जब हमारे पास साइंस इतनी इवॉल्व हो गई कि वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चली गई, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाने के बाद एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इस तरह के हंड्रेड्स ऑफ अदर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। तो जब एटम के अंदर से मज़ीद पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई तो डेमोक्रिटस की डेफिनेशन को मेंटेन रखना मुश्किल हो गया कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। सो ऐसा नहीं था, क्योंकि एटम के अंदर मज़ीद छोटे पार्टिकल्स मौजूद थे। सो एटम को डिफ़ाइन किया गया, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है, लेकिन ये वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच कैन इंडिपेंडेंटली टेक पार्ट इन अ रिएक्शन। तो मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्ट जो कि इंडिपेंडेंटली रिएक्शन के अंदर ख़ुद को इन्वॉल्व कर सकता है, सो दैट इज़ कॉल्ड एटम। नाउ अगर हम एटम के साइज़ की बात करें तो हमारे पास एटम का जो डायामीटर है इट रेंजेस फ्रॉम 2 × 10 raised to the power -10 मीटर। तो एटम्स के साइज़ रेंज करते हैं 2 × 10 raised to the power -10 मीटर, विच इज़ इक्वल टू 2 एंगस्ट्रॉम्स और 0.2 न्यूटन मीटर। अगर हम एक फुल स्टॉप की बात करें तो अ फुल स्टॉप माइट contain 2 million atoms in it. This question was asked in previous NMD CAT exam. और अगर हम एटम्स के मैस की बात करें तो एटम्स के मैसेज रेंज करते हैं फ्रॉम 10 raised to the power -27 kg अप टू 10 raised to the power -25 kg. Now we move towards the concept of atomic number and atomic mass. सो अगर हम कोई भी एटम ले लें तो उसके अंदर हमें जो मेजर पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे दैट विल बी न्यूट्रॉन,
a positive proton and a negative electron. So ये तीनों हमारे पास fundamental particles हैं atom के. Now for example मेरे पास एक atom है X. इस atom X के अंदर suppose मेरे पास 7 protons हैं. Now, since the atom is electrically neutral and protons carry a positive charge, तो एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी हमें देखने को मिलेंगे. तो जिस एटम में 7 प्रोटॉन्स होंगे उसी एटम में न्यूट्रल फॉर्म में 7 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक number. So atomic number is basically number of protons inside the nucleus of atom. Now suppose इस atom में मेरे पास न्यूट्रॉन्स का नंबर भी 7 है. तो अगर हम प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तीनों को देखें तो इलेक्ट्रॉन्स का मैस बहुत कम है, इसलिए एटम के टोटल मैस में हम इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं. अब एटम का जो मेजर मैस है इट इज़ फाउंड बाय प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो हमारे पास द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, तो एटम का मेजर मैस हमारे पास न्यूक्लियस से बनता है जिसमें मेजरली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर का जो सम है उसको हम कहते हैं एटॉमिक मैस. तो एटॉमिक मैस इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं विद Z एंड एटॉमिक मैस को हम डिनोट करते हैं विद सिंबल A. सो फॉर एग्जाम्पल आई टेक एन एलिमेंट कार्बन. कार्बन इज 612. सो 6 मीन्स कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है. कार्बन के एटम में हमें 6 प्रोटॉन्स या 6 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे और इसका एटॉमिक मैस है 12. सो इसका मतलब है कि इसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर जो है वो कंबाइंड फॉर्म में है 12. सो 6 प्रोटॉन्स हैं तो हमारे पास इसमें 6 न्यूट्रॉन्स हैं, सो दे मेक इक्वल ऑफ 12. नाउ सपोज वी आर गिवन एन एलिमेंट दैट इज नाइट्रोजन 15(7). हमसे पूछा गया है कि इस एलिमेंट में कितने न्यूट्रॉन्स हैं. सो 7 इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वेयर एज 15 इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. तो 15 में हमारे पास 7 जो है वो प्रोटॉन्स हैं तो ऑटोमेटिकली 8 जो है वो हमारे पास न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे. So once we know the atomic number and atomic mass, we can calculate the number of neutrons present inside an atom. Now अगर हम किसी एलिमेंट की जगह किसी कंपाउंड को ले लें, फॉर एग्जाम्पल वी टेक कार्बन डाइऑक्साइड. इफ़ समवन आस्क्स कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है, सो हाउ डू वी कैलकुलेट. सो कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है. सो हर कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8. सो अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स कैलकुलेट करें तो इट विल बी इक्वल टू 22. नाउ अगर हमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने पड़े तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो कार्बन का एटॉमिक मैस है 12, तो 12 माइनस 6 यानी 6 न्यूट्रॉन्स हैं कार्बन में. इसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस है 16, तो 16 में से हम 8 माइनस करेंगे तो 8 न्यूट्रॉन्स हैं हर ऑक्सीजन में. तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी 6 + 8 + 8 यानी 22 के बराबर आ जाएगा. और अगर हमसे पूछें कि इसका मैस, टोटल मैस कितना है, तो कार्बन का मैस है 12 और हर ऑक्सीजन का मैस है 16. सो इट बिकम्स इक्वल टू 44. नाउ ये 44 के यूनिट्स क्या होंगे, ये तो हमारे पास, या जिस तरह हम कहते हैं कि नाइट्रोजन 715 का मैस है 15. सो इसके यूनिट्स क्या होंगे, तो किसी भी सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल के जो मैस के यूनिट्स हैं दे आर एटॉमिक मैस
unit. Now keep in mind that one atomic mass unit is equal to 1.661 into 10 raised to the power minus 27 kg. Now we see the concept of relative atomic mass. So जब कभी हम किसी चीज़ को relative लेते हैं तो उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं जिसकी रिलेशन में हम बाकी चीज़ों को मेजर करते हैं. सो एटॉमिक मास का जो हमारे पास स्टैंडर्ड सेट है दैट इज़ कार्बन 612. तो अगर हम किसी एलिमेंट के एटम को कार्बन के एटम के साथ कंपेयर करें तो कार्बन के एटम के साथ कंपैरिजन के बाद उसका जितना मास बनेगा उसको कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास. सो कार्बन के एक एटम का मास है 12 एटॉमिक मास यूनिट. सो इसके साथ हम किसी भी और एलिमेंट के मास को कंपेयर करेंगे तो उसको हम कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन के 12 एटॉमिक यूनिट्स को पिक करते हैं और नाइट्रोजन को उसके साथ कंपेयर कर देते हैं तो हमें पता चलता है कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास है 14 पॉइंट समथिंग एटॉमिक मास यूनिट. सो ये जो हमने नाइट्रोजन का एटॉमिक मास मेजर किया है ये कार्बन के एटॉमिक मास के कंपैरिजन में हमने मेजर किया है. So relative atomic mass is the mass of an element measured in comparison with mass of one carbon atom. Now, the concept of measuring atomic masses was put in by the scientist called Berzelius. सो अगर हम मास को मेजर करें किसी एक सिंगल एटम के लिए सो उस मास को हम कहते हैं एटॉमिक मास. अगर हम मास को मेजर करें किसी मॉलिक्यूल के लिए तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास. नाउ हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं एज जाइंट स्ट्रक्चर्स जिसमें हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट सॉलिड्स आ जाते हैं. तो आयनिक सॉलिड्स और जो कोवलेंट सॉलिड्स हैं यानी जाइंट नेटवर्क सॉलिड्स उनमें अलग मॉलिक्यूल्स हमें देखने को नहीं मिलते. उनमें बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के साथ डिफरेंट पैटर्न पे कंबाइन करके एक जाइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो ऐसे सब्सटेंसेस के लिए जो हम मास मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं फॉर्मूला मास. क्योंकि ये उस फॉर्मूला का मास होता है जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि हर एक एटम के साथ दूसरे कितने एटम्स हमारे पास प्रोपोर्शन में कनेक्टेड है. जिस तरह सिलिकॉन डाइऑक्साइड में अगर हम टोटल सिलिकॉन और टोटल ऑक्सीजन का नंबर देखें तो ऑक्सीजन का नंबर सिलिकॉन के मुकाबले में डबल होगा. इसलिए इसका फॉर्मूला जो हमारे पास मास बनेगा वो है 60 और फॉर्मूला यूनिट बनेगा SiO2. इसको मैं अगर मज़ीद इजी करूं तो SiO2 का हम स्ट्रक्चर देखते हैं. तो हर सिलिकॉन के साथ 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और हर ऑक्सीजन के साथ 2 सिलिकॉन के एटम्स अटैच्ड हैं और इसी तरह हमारे पास ये बहुत एक बड़ा जाइंट स्ट्रक्चर है. तो अब इस जाइंट स्ट्रक्चर में कोई एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है. लेकिन अगर हम ओवरऑल रेशो को डिवाइड करें तो हर सिलिकॉन के हिस्से में 2 ऑक्सीजन के एटम्स आते हैं. सो इसलिए हम लिखते हैं SiO2. The next concept that we have is an ion. Ion is either a positive or a negative charged species. तो वो स्पीशीज़ जिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम आयन कहते हैं. नाउ अगर हम स्पीशीज़ की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज किसी एटम पे भी हो सकता है और पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज किसी मॉलिक्यूल पे भी हो सकता है. तो आयन इज़ बेसिकली एनी एटम और एनी मॉलिक्यूल दैट कैरीज आइदर अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव चार्ज. नाउ फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट है X, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसको हम पॉजिटिव आयन या
कैट आयन कहेंगे। और अगर एक एलिमेंट है Y, इसके ऊपर अगर हमें नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है तो इसको हम नेगेटिव आयन या एन आयन कहेंगे। नाउ आयन पे चार्ज आता कहाँ से है? सो फॉर एग्जांपल मैं एक एलिमेंट X की एग्जांपल लेता हूँ। एलिमेंट X का एटॉमिक नंबर है 11 और एटॉमिक मास है 23। नाउ एलिमेंट X की टेंडेंसी है कि ये अपने 11 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर जाता है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 11 से 10 हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जब लूज़ हो गया तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाएगा। जबकि प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ये सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन में लूज़ होते हैं, केमिकल रिएक्शन में लूज़ नहीं होते। इसलिए प्रोटॉन्स का नंबर 11 ही रहेगा, प्रोटॉन्स के नंबर में कोई चेंज नहीं आएगी। तो अब एलिमेंट से जब इलेक्ट्रॉन गया है तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 10 हो गया है, जबकि प्रोटॉन्स का नंबर 11 ही है। तो इस वजह से 11 प्लस चार्ज है एटम पे और 10 नेगेटिव चार्ज है। तो अब इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो गया है। सो पॉजिटिव चार्ज इज़ डोमिनेटिंग बाय 1। तो हमारे पास 1 प्लस चार्ज आ गया है इस एटम पे। तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव आयन या कैट आयन। इसी तरह इफ़ आई टॉक अबाउट एन आयन, तो सपोज़ मेरे पास एक एलिमेंट है Y, इसका एटॉमिक नंबर है 9 और एटॉमिक मास है 19। सो इस एटॉमिक नंबर 9 का मतलब है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी 9 है और प्रोटॉन्स का नंबर भी 9 है। नाउ सपोज़ कि ये एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। सो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हमारे पास इसके इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 10 हो जाएगा, जबकि प्रोटॉन्स का नंबर 9 ही रहेगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस्ट हो सकता है। तो अब हमारे पास नेगेटिव चार्ज है 10 माइनस और पॉजिटिव चार्ज है 9 प्लस। सो ओवरऑल हमारे पास 1 माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव आयन या एन आयन। तो आयन बेसिकली कब फॉर्म होगा? सो आयन विल बी फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लूजेस और गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। जब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो पॉजिटिव आयन बनेगा, और जब एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट या गेन करेगा तो नेगेटिव आयन बनेगा। सो अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स में हमारे पास यूजुअली जो मेटल एलिमेंट्स हैं दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं। सो देयरफॉर मेटल्स यूजुअली हमारे पास पॉजिटिव आयंस या कैट आयंस फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करके 1 पॉजिटिव आयन, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके Mg2 पॉजिटिव आयन, और एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके Al3 पॉजिटिव आयंस बनाता है। इसी तरह अगर नेगेटिव आयन की बात करें तो हमारे पास नॉन मेटल की यूजुअली टेंडेंसी है कि ये अपने लास्ट शेल को इलेक्ट्रॉन गेन करके कंप्लीट करते हैं। तो नॉन मेटल यूजुअली क्या करते हैं, ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, देयरफॉर गेन करने की वजह से ये यूजुअली नेगेटिव आयंस यानी एन आयंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके F माइनस, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके O2 माइनस, और नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स लेके N3 माइनस आयंस में कन्वर्ट होता है। सो ये जो हमें आयंस देखने को मिलते हैं ये एटॉमिक आयंस हैं। आयंस हमारे पास मॉलिक्यूल के भी हो सकते हैं जिनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर आयंस। सो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं NO3 माइनस नाइट्रेट आयन, या SO4 2 माइनस सल्फेट आयन, या PO4 3 माइनस फॉस्फेट आयन, तो ये मॉलिक्यूलर आयंस हैं। सो दीज आर मॉलिक्यूलर एनायंस। जबकि अगर मैं बात करूं NH4 प्लस की तो ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर कैटायन है। नाउ हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस में एन आयन ज़्यादा एबंडेंट हैं, नेगेटिवली चार्ज आयंस इन मॉलिक्यूलर फॉर्म आर मोर एबंडेंट, और पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूलर आयंस यानी मॉलिक्यूलर कैटायंस लेस एबंडेंट हैं। हम किसी भी मॉलिक्यूल को कैटायन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का।
अगर हम इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ रेडिएशन या फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को थ्रो करते हैं, तो रेडिएशन या इलेक्ट्रॉन्स को जब हम इस मॉलिक्यूल पे थ्रो करेंगे तो हमारे पास इसके जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर चले जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन। तो हम किसी भी मॉलिक्यूल को गैसियस फेज में लेके उसके मॉलिक्यूल के थ्रू रेडिएशन या इलेक्ट्रॉन्स को पास करके उस गैसियस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है।